नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मुद्दा में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आज का मुद्दा कुछ गंभीर है। गंभीर इसलिए क्योंकि वो जुड़ा है धरती पर रहने वाले सबसे विशालकाय प्राणी से, जो आजकल लोगों के लिए काल साबित हो रहा है। ये प्राणी जो अपने ओर से सबसे बुद्धिमान और सबसे विश्वसनीय बताया जाता रहा है, लेकिन ये सबसे बुद्धिमान प्राणी बीते कुछ समय से इंसानों के साथ मुठभेड़ की स्थिति में जुड़ा है। कुछ तो इतने हिंसक हो गए हैं कि वो लोगों के शरीर के टुकड़े कर दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं झारखंड में बहुतायत से पाए जाने वाले हाथियों की। ये हाथी अब आबादी वाले इलाके में लगातार नजर आ रहे हैं। हाथियों को अनाज का मानो चस्का लग गया है और ये स्वाद उन्हें जानलेवा बना रहा है। क्या सारा दोष हाथियों का है या इंसानों की भी कुछ गलती है, जिसके कारण हाथियों के साथ होने वाले उनके मुठभेड़ बढ़ते जा रहे हैं? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हाथियों ने बीते 10 दिनों में 22 लोगों की जान ले ली है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार अलग अलग जिलों से मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही है और ऐसा लग रहा है कि वन विभाग की आबादी से हाथियों को दूर रखने की कोशिशें कारगर साबित नहीं हो रही है। ऐसे में मुठभेड़ का अंदेशा बरकरार है। इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे थोड़ी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे और सरकार की ओर से क्या प्रयास हो रहे हैं इन जीवों को और इंसानों को, दोनों को अपने अपने दायरे में सुरक्षित रखने का, ये भी समझेंगे। हमारे साथ पर्यावरणविद डॉक्टर तनवीर अहमद जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है तनवीर जी। कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राज उरांव जी जुड़े हुए हैं। राज उरांव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर तनवीर जी से समझना चाहेंगे कि आखिर हम जिम्मेदार किसे माने? हाथी इंसानों की बस्ती में आ रहे हैं और वहां तोड़फोड़ मचा रहे हैं, जान ले रहे हैं लोगों की, या फिर इंसानों ने अतिक्रमण किया उनके क्षेत्र में और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? किस तरह से मौजूदा परिस्थिति को देखें, क्योंकि मौत के आंकड़े भयावह स्थिति में पहुंच गए हैं। तनवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। पहले की कशिश न्यूज चैनल ने इस पहल को तेजी के साथ बहुत कम समय में उठाया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि हाथी के पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य में हम जा रहे हैं या हाथी हमारे पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य में आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाथी का 4 भाग में डिवाइड किया गया है झारखंड में। एक है सिंहभूम एरिया, दूसरा है डालमा, तीसरा है जो है वो पलामू टाइगर रिजर्व। तो जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो सिंहभूम का है। सिंहभूम में 1300 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा जो है वो क्षेत्रफल है और सेकंड जो सबसे लार्जेस्ट है वो 1026 स्क्वायर किलोमीटर का जो है वो पलामू टाइगर रिजर्व का है। और बाकी जो बचे कुछ हाथी हैं जो वो रांची जिला में रहते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझना होगा, आज से आपको 20-22 साल पहले जाना पड़ेगा। 20-22 साल पहले जो है वो हाथी जो है उनका जो संख्या था झारखंड में 752 था, जिसमें 542 हाथी सिर्फ और सिर्फ सिंहभूम एरिया में थे और सबसे कम हाथी रांची में था। लेकिन वही अगर 2017 का आंकड़ा आप देखेंगे तो 679 हाथी बच गया और वही डीएनए सेंसस हुआ है 2025 में, तो आप देखिए कि हाथियों की संख्या 217 हो गई, यानी कि 68% घटा है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग का पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य जो है उसका दोहन हो रहा है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से अगर आप झारखंड को देखेंगे तो 28% यहाँ फॉरेस्ट लैंड है, जो कि किसी भी इन्वायरमेंटल स्टेटस के लिए 33% होना चाहिए, जो कि अभी भी कम है। लेकिन जिस तरीके से खनन माइनिंग का जो प्रकोप बढ़ते जा रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि एक दिन में 7 लोगों को मारा गया और जिसमें 4 लोग सिर्फ वहीं पर के थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही परिवार के 4 लोग थे। तो वो जितना भी एरिया है वो आयरन माइनिंग एरिया है, यूरेनियम माइनिंग एरिया है। तो जहाँ पे माइनिंग एरिया हो रहा है दैट मीन्स कि दैट विल बी द डिस्ट्रक्शन, वहाँ पे जो है जंगलों का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस वजह से हाथी इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन पूर्णतः अभी वर्तमान समय पे जो आप जानेंगे, जो पिछले 21-22 लोगों की जो मौतें हुई हैं हाथियों से, उसका सबसे बड़ा कारण है जो हमारे झारखंड का टेम्परेचर पहली बार बहुत सालों के बाद बहुत ज़्यादा गिरा है। हाथी के बनावट और संरचना के बारे में हम आपको बता देते हैं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जिसके शरीर से कभी पसीना नहीं आता है और पसीना नहीं आने की वजह से
उस गर्मी में भी वो परेशान होते हैं और जाड़ा में भी वो परेशान होते हैं। उसके कान बड़े बड़े होते हैं जिसको कि वो मूव करके गर्मी के दिनों में ठंडा करते हैं, और जब ठंडे का दिन होता है तो वो दौड़कर अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको डिहाइड्रेशन होगा और वो मर जाएंगे। लेकिन हाथी एक ऐसा विशालकाय प्राणी है जिसको एक हाइडिंग चाहिए, छाया चाहिए। जो छाया उसको नहीं मिल रहा है, ओस की बूंदे उसके ऊपर में बढ़ रही है, उसके बॉडी के ऊपर में बर्फ जम जा रहा है, तो हाथी बर्फ वाले जगह में रहने वाला प्राणी नहीं है। तो ये सारे चीज़ों को हम सारे लोग को समझना होगा कि हम इसको किस प्रकार से करें। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होना चाहिए था अभी वर्तमान में, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होना चाहिए था, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको कॉरिडोर बना के उस हाथी को रेगुलर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा इनको 1.5 से 2 महीना। मैं आपको एक वाकया याद दिलाना चाहता हूँ। 1 अप्रैल 2004 को हाथी जो है फिरायालाल में आ गया था, जंगल का हाथी जी। आप जंगल का हाथी फिरायालाल से होते हुए उसको बरियाती होते हुए उनको होराब जंगल में छोड़ा गया। ये रियल स्टोरी है। तो आप समझ लीजिए कि हम हाथियों के बीच में जा रहे हैं या हाथी हमारे बीच में आ रहे हैं। जब तक हम हाथी के बीच में नहीं जाएंगे तब तक हाथी जंगलों से बाहर नहीं आएंगे। बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण बातें तनवीर जी आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन उल्लेखित किया है। हम इस पर थोड़ी और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन हम ये भी समझने का प्रयास कर रहे हैं ना कि विकास कार्यों को भी बाधित नहीं कर सकते हैं। वो माइनिंग भी हमारे लिए जरूरी है और पर्यावरण के लिहाज से वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी भी जरूरी है। ऐसे में सरकार को दोनों तरफ से एक सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। क्या किया जा रहा है, किस तरह के प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि ये मुठभेड़ की संख्या बढ़ी है तो वन विभाग की टीम सक्रिय हुई है, मॉनिटरिंग भी की जा रही है और अलग अलग कोशिशें हो रही है, लेकिन हाथियों का गुस्सा कम होता नहीं दिख रहा है। राजू राव जी, जरूरी है सामंजस्य बिठाए रखना ताकि वन्य जीव भी सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें और हमारे विकास कार्यों पर भी दुष्प्रभाव इसका ना पड़े। एक मुश्किल चुनौती है सरकार के सामने। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल जी जी जो आपने जी तनवीर जी, जो कॉरिडोर होता है। बिल्कुल तनवीर जी, हम आपका भी पक्ष जानेंगे। एक बार सियासी मामला है, थोड़ा समझ लेते हैं कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। जी राज जी। धन्यवाद दीपक जी। आप देखेंगे कि वर्षों से वन्य जीवन और मनुष्य का संघर्ष हमेशा से चलता आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जहाँ हम उनका जगह पे मतलब एक्सपोजर हो रहा है तो वहाँ वन्य जीवन को भी दिक्कत हो रही है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उनकी बात तो मैं सहमत हूँ और हर चीज़ को सामंजस्य बनाना सरकार भी चाहती है। जहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने PCCF, जो हमारा वाइल्ड लाइफ परिशोध उपाध्याय जी को सीधा फोन करके उससे पूछा गया, रिपोर्ट मांगा गया है आज। और आप देखेंगे कि 3 जगह से हम लोगों ने टीम बनाया। एक हमारे झारखंड सरकार की तरफ से वन विभाग के तरफ से एक टीम है, वनतारा से भी एक टीम आई हुई है, बंगाल से भी एक टीम आई हुई है, उड़ीसा से भी एक लगी हुई है टीम। तो काफी लोग लगे हुए हैं, उसे ट्रैक कर रहे हैं। थर्मल कैमरा से लगाया हुआ है, ड्रोन लगाया गया है, ट्रैंक्विलाइजर है। पर कल रात मुझे पता चला कि इसको घेरने की भी कोशिश की गई थी, जिसको घेर के ट्रैंक्विलाइज करके उससे उड़ीसा में जो शेल्टर होम है वहां पहुंचाया जाता, पर वहां से भी वो बच के निकल गए हाथी। पर सरकार लगी हुई है अपने लोगों की सुरक्षा के लिए भी और वन्य जीवन के लिए भी सजग है कि उसे भी हानि ना पहुंचे। बिल्कुल, लेकिन बड़ी चुनौती है वन्य जीवों की सुरक्षा। इंसान तो यहाँ से वहां शिफ्ट किए जा सकते हैं राज जी, गांव को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन ये जंगली जानवर हैं, उन्हें शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उनके इलाके को खाली करने पर भी विचार किया जा सकता है। ये मुश्किल होता है, ये मुश्किल जी। देखिए, ऐसा क्या है कि ये शुरू से इंसान का और वन्य जीवन आपस में हमेशा से मुद्दे, कोई नई चीज नहीं है। अब उसमें किस तरह सरकार इस चीज को बैलेंस करती है। ऐसा भी बहुत सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पे लोग अंदर इंसान लोग रहते हैं, जहां गांव बसी हुई है, साथ में जी रहे हैं। उसी तरह से कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा। क्या सिर्फ इंसानों के लिए हम सोच रहे हैं या फिर जानवरों के लिए भी सोचा जा रहा है? उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा जा रहा है, उनके संरक्षण को लेकर, उनके निश्चित देखिए, वो भी इंसान भी ईश्वर के बनाए हुए हैं, जानवर भी ईश्वर के बनाए हुए हैं चीजें, और इसके दोनों को हम लोग भेदभाव नहीं कर रहे हैं। वन जीवन को बचाना है।
क्योंकि ये आदिवासी सरकार है और ये जल जंगल जमीन को ज्यादा महत्व देता है, यानी वन जीवनों को भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। आप देखिएगा कि यहाँ के आदिवासियों का जो गोत्र होता है वो वन जीवन के नाम पे है। जैसे मींज हो गया, मतलब हो गया आपका मछली, कच्छप हो गया, कछुआ, तो इस तरह के टाइटल जो होते हैं वो एक एक वन जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो उस तरह से ये उनके संस्कृति से भी जुड़े हुए, और ये सरकार का दायित्व है कि यहाँ की संस्कृति के साथ साथ यहाँ के वन जीवनों को भी बचाए। और आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सरकार पूर्ण जो इस पे काम कर रही है, और सरकार भी मतलब अब दीपक बिरुवा के स्टेटमेंट सुनिएगा, उन्होंने भी बहुत दुख जाहिर किया। हेमंत सोरेन जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे तुरंत कार्रवाई करने को रखा, बोला गया है। और किसी को ना हम हाथी को मार रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस उसे एक शेल्टर होम में भेजा जाएगा। लेकिन संख्या हाथियों की कम हो रही है, उसको लेकर कोई चिंतित नहीं है। यही तनवीर बात जी ने बोल रहा था बताया कि कि जो क्राइम 700 से वो संख्या घटकर 200 के आसपास ये पहुंच गई है। देखिए ये बहुत सारी कारण हो सकती है। मान लीजिए कि अगर जल दूषित हो रही है तो मछलियां कम हो जाती हैं। उसी तरह से क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा ये है, पूरे दुनिया में क्लाइमेट चेंज का असर है। ये वन्य प्राणी में सबसे ज्यादा इसका असर पड़ रहा है। ये न्यूटन्स का थ्योरी था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहाँ पे जब उसके हिसाब से वो जब क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहे हैं, मतलब उसके अनुकूल नहीं है, तो जाहिर सा बात है कि वन प्राणी में इसमें इफेक्ट होते हैं। उसमें चाहे हाथी हो, चाहे अन्य वन जीवन हो, चाहे शेर हो, चाहे चिड़िया हो, हर तरह का जीव जंतु, एक कीड़ा मकोड़ा है क्यों नहीं हो। तो इस चीज को बैलेंस करना, इकोलॉजी को, सिस्टम को बैलेंस करना ही एक बहुत बड़ा चीज है आज के समय में। चलिए तनवीर जी से एक और चीज समझ लेते हैं। तनवीर जी, अलग अलग राज्यों से प्रशिक्षित लोगों की टीम हालात पर काबू करने के लिए झारखंड में पहुंची है और व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है, लेकिन जो उनकी परेशानी है, जानवरों की जो परेशानी है जिसके कारण इंसानों को वो परेशान कर रहे हैं, क्या इस पर बातचीत होना जरूरी नहीं है? ये सरकार द्वारा बहुत अच्छा पहल है, लेकिन एक बात, आज अगर आप न्यूज़ देखेंगे आज का, तो आपको आज का न्यूज़ में पता ये चलेगा कि हाथियों ने उनके ऊपर भी अटैक किया है जी। दिक्कत यहाँ पे क्या है दीपक जी कि हम लोग कोई एक्सपर्ट हाथी के प्रति झारखंड में कोई नहीं है जो हाथियों के बारे में डिटेल्स में बता पाए, और ना ही गवर्नमेंट कभी ऐसा कॉन्टैक्ट करती है, चाहे वो रिसर्चर हो, यूनिवर्सिटी बेस्ड पे कोई हो जो कि इन सब चीज़ों पे रिसर्च करे। सबसे बड़ी बात है कि हाथी को आपको समझना होगा। इंसान तो हम समझते ही हैं, हाथी को आपको समझना होगा। जंगलों में 2 जोन होता है, एक कोर जोन होता है, एक बफर जोन होता है। कोर जोन एक ऐसा जोन होता है जो बिल्कुल सेफेड जोन होता है, जहां पर पूर्ण रूप से सुरक्षित रहते हैं जानवर। लेकिन जो बफर जोन होता है उसमें मूवमेंट इंसान का भी होता है और जानवर का भी होता है। वहां से इंसान सूखे में लकड़ी ला भी सकते हैं। ये एक सिस्टम है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद ये सारी चीजें बनाई गई हैं। बट क्वेश्चन ये उठता है कि हाथी एक विशालकाय प्राणी जिसको प्रतिदिन 150 लीटर पानी, 250 केजी कम से कम उसको पत्ता चाहिए। अभी का जो मौसम है सारे पत्ते सूखने के कगार में हैं, उनको खाना कहाँ से मिलेगा? नंबर 1। नंबर 2 आप आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको कोई नहीं समझ पा रहा है। आप पता करेंगे कि जितने भी प्रत्येक साल जो हाथियों का जो आतंक मचता है एक पर्टिकुलर रूट पे मचता है, उसको कहा जाता है माइग्रेटरी रूट, जो उत्प्रवास स्थान होता है। चाहे वो ब्रीडिंग के लिए जाते हैं, चाहे उनका एक एनिमल बिहेवियर है जो प्रत्येक साल उनको जाना है और आना है। तो उस जगह पे आपने उस कॉरिडोर को आपने घेर दिया या इंक्रोचमेंट कर दिया, तो लोगों को तो समझ में नहीं आता कि अभी मूवमेंट नहीं है तो कुछ मतलब पता नहीं है। सरकार ने वैसे जगहों पे एलिफेंट प्रूफ टेंच बनाए हैं। अभी एक मेजर मिस्टेक क्या हुआ आपको मैं बता रहा हूँ, गुमला और सिसई के बीच में सोलर फेंसिंग बना दिया गया है। फेंसिंग से लाइट करंट मारता है और हाथी जो है वो अपने माइग्रेटरी रूट से डाइवर्स होता है। तो जब अगर आपने माइग्रेटरी रूट से वो ऐसे जानवरों को डाइवर्स किया तो वो जानवर जाएंगे कहाँ, और जाएंगे तो इधर उधर भटकेंगे। और ये हाथी जो बिल्कुल, और मान्यता ये है कि हाथी अपने रास्तों को कभी नहीं भूलता, काफी मस्तिष्क उनका कुशाग्र होता है और वो सब कुछ ध्यान याद रखते हैं। तो अगर रास्ते से भटके तो फिर लोगों के लिए नुकसानदेह साबित होने लगेंगे। बिल्कुल, मेरा रिसर्च है इस पे कि हाथियों के सूंघने की क्षमता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक। और जब एक रास्ता से वो क्रॉस करते हुए जाते हैं तो उनके बच्चे जो होते हैं, उनके जो छोटे छोटे बच्चे, उसके नाक के पार्ट पे इम्प्रिंट हो जाता है। ऐसे मछलियों में भी हैबिट होता है, कई जानवरों में ऐसा माइग्रेटरी हैबिट होता है। साइबेरियन डक जो आप देखते होंगे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तक, तो वो हैबिट है उनका और वो तोड़ेंगे ही, उनको कोई और दूसरा रूट समझ में नहीं आता है। तो जब वो ऐसे डिस्ट्रक्शन, दूसरी चीज एक और गलती क्या हो रही, चाईबासा का मैं देख रहा था वीडियो कि लोग उसके करीब जा रहे हैं हाथी में, और हाथी उन लोगों को लात से मार के भगा
रहा है। मैंने अपने सोशल साइट में भी डाला है कि 2 किलोमीटर का वो डायमीटर बनाकर काम करे, जिससे कि हाथी के मूवमेंट को नजरअंदाज करे। सिर्फ आप ड्रोन कर देंगे, सिर्फ आप चारों तरफ से उसको भगाएंगे। हर साल यही होता है कि लोग उड़ीसा से मंगाए जाते हैं, बंगाल से मंगाए जाते हैं। आप झारखंड के हाथी को सुरक्षित करना चाहते हैं कि झारखंड के पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य में उसको रखने की बिल्कुल, परिस्थितियों के हिसाब से हम उन्हें तो नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बेहतर कर सकते हैं, अपने विभागीय टीम को अपग्रेड कर सकते हैं तकनीकी रूप से भी और ट्रेनिंग के हिसाब से भी। राजू जी, क्या इस पर विचार किया जाना जरूरी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम जरूरी है। इसमें कोई, देखिए, तार्किक बात, ये एकदम तार्किक बात है। मैं वन्य जीवन को हमेशा हम लोग मतलब पूरे देश में, चाहे झारखंड में, तो इस पे सोच का विषय है कि आप देखिए कि बात करने वाली डिबेट के विषय है कि वन्य जीवन को भी सुरक्षा देना जरूरी है। जिस तरह उनका भी अधिकार है एक जीने का, और जिस तरह से मैं बोल रहा हूं कि एक जो रूट होता है, कॉरिडोर होता है, चाहे हाथी का हो, चाहे आप देखिएगा विदेशी जो बर्ड्स आते हैं, वो साइबेरियन वाला या ठंड प्रदेश से, तो उनका पर्टिकुलर रूट है। वो आज से नहीं, वो हजारों साल से वो एक रूट पकड़े रखे हुए हैं और उस रूट को छोड़ते नहीं है। अगर उसके बीच में कोई अवरोधना आ जाएगी तो जाएंगे कहाँ, सबसे पहले बात है। तो सबसे पहली बात है कि कॉरिडोर्स को हम लोग को सुरक्षित करना होगा। कॉरिडोर्स पे, उनके कॉरिडोर्स पे हम लोग को देखना होगा 1 से 1.5 महीने की कहाँ का उनका रूट्स है, उन्हें चिन्हित करके दोबारा वहां से जो इंक्रोचमेंट हो रहा है लोगों का, उसे रोका जाए, और अगर हो भी रहा है तो उन्हें कहीं और जगह दिया जाए लोगों को बचने के लिए सरकार की तरफ से। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। तनवीर जी, एक महत्वपूर्ण चीज आपने उल्लेखित किया है कि तापमान जितनी तेजी से इस बार गिरा है, वो एक बड़ा कारण हो सकता है हाथियों के इस उद्दंडता का, कि वो उग्र हो रहे हैं, आबादी वाले इलाके में लोगों को देखकर हमलावर हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जान की सलामती को लेकर ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इस पर क्या टीम ने विचार किया होगा, या फिर उन्हें सलाह देने की जरूरत है? आम लोग और इस तरह के जो सक्षम लोग हैं, उनसे विभाग के अधिकारी संपर्क में रहते हैं, ये भी समझना चाहेंगे हम। बिल्कुल, आपने कभी चिड़ियाघर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि हाथियों को प्रॉपर वे पे कभी धूप पे रखा जाता है, कभी छांव पे रखा जाता है, फिर अंदर रखा जाता है, फिर गर्मी के जाड़े के दिनों में उनको हीटर लगाकर रखा जाता है। तो इसका मतलब है कि हम लोग उनके बिहेवियर के बारे में जानकार हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि जब आपने जंगलों काटा और उसके जो हाइडिंग होते हैं, जो पेड़ के जो छाए होते हैं, जहाँ से ओस की बूंदें रात में नहीं गिरती है उनके पीठों पे, जहाँ पे वो शेल्टर लेते हैं, अगर उनके पास वैसा नहीं होगा तो हालात आप समझ सकते हैं। और आने वाले दिनों में टेम्परेचर अगर और गिरता है 5-10 दिन में, तो ये आतंक हाथियों का और तेजी से बढ़ेगा। एक दूसरी चीज ये समझ लीजिए कि हाथी, जो एशियाई हाथी है हमारे देश में, तो उस एशियाई हाथी में लगभग 50,000 है, उसमें 30,000 सिर्फ हिंदुस्तान में है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो हम लोग के पास जो जानकारी क्या समझता है, जैसे आपको मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हमारे झारखंड का लोगो है, लेकिन उसमें अफ्रीकन हाथी है, इंडियन हाथी नहीं है। तो समझ सकते हैं कि हमें हाथी की पूर्ण जानकारी एज ए पिक्चर भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। पहले होता था यूनिवर्सिटीज वगैरह से जो स्कॉलर होते थे, उनको छोटे छोटे रिसर्च करवाकर फाइंडिंग्स किए जाते थे, जिससे कि लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। आज के दिन में हमारे पास डाटा बहुत ही कम है। जब प्रॉब्लम्स होते हैं तब इनके बारे में सोचते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में जैविक और अजैविक घटक के बीच में एक सामंजस्य होता है। अगर जैविक चीजें अजैविक चीजों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे तो ये जो डिस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, ये अभी देख रहे हैं। गर्मियों में हम देखते हैं कि गर्मी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो सारी चीजें, तो ये आपको बराबर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से कई जानवर विलुप्त के कगार पे चले गए, डूडो या तो फिर डायनासोर वगैरह, वैसे ही कल होकर ये हाथी, आपको मैंने कहा कि 68% बिल्कुल 700 से 200 पर आंकड़ा पहुंच गया है, तो ये गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे में हम राज जी से एक और चीज जान लेते हैं। राज जी ने इस बात का उल्लेख किया, जी आ रहे हैं तनवीर जी, राज जी ने इस बात का उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री इस गंभीर विषय को लेकर संजीदा हैं, वो संपर्क में हैं अधिकारियों से और टीम बाहर से आई है। लेकिन सवाल यही है ना कि जो तनवीर जी कह रहे हैं कि जब खतरा सर पर आता है तब हम जागते हैं, पहले से तैयारी नहीं करते हैं, तो आगे इस तरह की घटनाओं को लेकर सचेत रहने की जरूरत है। सरकार को भी पहल करने की आवश्यकता है, विभाग को भी निर्देशित किया जाना चाहिए। राज जी, जरूर जरूर। देखिए, जब इस तरह की चीजें आती हैं तो सामने पता चलता है कि कुछ कमी है, और इससे पहले तो लगता है कि सब कुछ सामान्य है।
जी। जब तो कुछ नहीं होता तो पता नहीं चलता है कि कुछ हुआ भी है, और जब अभी कुछ हुआ है तब इसमें सरकार भी ऐसा नहीं है कि वो सोई हुई है, वो अपना एक्शन ले रही है। उनका एक्शन टीम गठित हो चुका है, और लगातार उड़ीसा और आपके चाईबासा के बॉर्डर पे लोग, वहाँ की उनकी टीम है, देखी जा रही है कि किधर है, हाथी को लोकेट किया जा रहा है। और आप देखिए कि जिस तरह से मौसम का चेंज आ रहा है, ये मुझे लगता है कि सबसे गंभीर है। ये सिर्फ ये स्थानीय मुद्दा नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल पे एक विशेष मुद्दा है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो उनके रहने के अनुकूल जो वातावरण है वो चेंज हो रहा है। नहीं, बिल्कुल। ट्रॉपिकल हाथी उस तरह के वातावरण के अभ्यस्त नहीं होते हैं। हम थोड़े गर्म प्रदेश के लोग हैं, और हमारे पशु पक्षी भी उस तरह के तापमान के अनुकूल ही जीवन यापन करते रहे हैं। तो एक समस्या ये है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई उसका उपाय नहीं है तात्कालिक तौर पर। लेकिन तनवीर जी, एक और महत्वपूर्ण चीज है, जिस तरह से हमने ट्रेनिंग की बात की है, सालों भर, आज भी डिजिटल जमाने में भी हम रात में आग जलाकर पटाखे फोड़कर हाथियों को भगा रहे हैं। उन पर नजर रखने के लिए मैनुअल लोगों को तैनात किया जा रहा है। क्या हम अपग्रेड नहीं हो सकते? जल्द से जल्द ये भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, एक चीज तो हाँ बिल्कुल, एक दो बातों को खास तौर पे ध्यान रखें। किसी भी कीमत पे पटाखे ना फोड़े, किसी भी कीमत पे आग ना जलाएं, किसी भी कीमत पे आप जो है ये मिर्चा का धुआं उस पे ना करें। लेकिन तनवीर जी, अब तक तो यही उपाय करते रहे थे। उनसे वो भयभीत हो जाते हैं। तो ये मैंने क्या कहा, जानकारी की कमी है, जानकारी की कमी है। ये भयभीत होंगे। अगर एक किसी दूसरे जानवर के ऊपर पे भी आप ये काम करेंगे तो वो भी भयभीत हो जाएगा। तो आप ऐसा काम क्यों कह रहे हैं? मैंने क्या कहा कि आप उनके सराउंडिंग जो है वो 1.5-2 किलोमीटर का जो है वो आप कॉरिडोर बनाकर लोगों का रखिए, जो फॉरेस्ट विभाग के हों, और वो उनको कैरी ऑन करते रहें जब तक वो सुरक्षित स्थान पे ना जाए तब तक। और मैं एक बात आपको और बता दूं, सरकार को भी पता होती है और सारे लोगों, गांव वालों को भी पता होती है कि 3 महीना, आपको मैं अभी बता रहा हूं, अप्रैल मई जून ये मूवमेंट फिर बढ़ेगा। और अभी अक्टूबर, धान कटने के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक मूवमेंट होगा। तो हमें पता सब कुछ है, लेकिन हम खतरे को तब तक नजरअंदाज किए रखते हैं जब तक वो खतरा हमारे सर पर और हमारे लिए जानलेवा न बन जाए। इससे बचने की आवश्यकता है और व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इस दिशा में पहल करे और लोगों की जो जान जा रही है उसे संजीदगी से लेते हुए समस्या के समाधान को लेकर प्री प्लान करके व्यवस्था बरकरार रखें, और जिससे एक बेहतर जीवन यापन की संभावना इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी बने, और पर्यावरण, वन्य जीव और इंसानों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करके सबके लिए सरकार सोचे, कुछ विकल्प तलाशे, ताकि जान का नुकसान ना हो, चाहे इंसान का हो या फिर वन्य जीव का। बहुत बहुत धन्यवाद राज उरांव जी और डॉक्टर तनवीर अहमद जी, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। अगले दिन एक और मुद्दे के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।